हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं आपके CUET ने जो मॉक रिलीज़ किया है फॉर योर केमिस्ट्री सब्जेक्ट, उसके क्वेश्चंस हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और बच्चों ये जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं मॉक में, आपके 12th बेस्ड ही हैं सारे के सारे क्वेश्चन। आउट ऑफ द सिलेबस कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे आपके NCERT में जो 12th क्लास NCERT में जो आपके 16 यूनिट्स हैं टोटल, उनसे ही आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। और वैसे भी अभी आपने सीक्वेंस में बोर्ड्स दिए हैं तो अच्छा खासा रिदम होगा आपका पढ़ाई करने का। तो सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए होंगे, क्योंकि अगर हम CBSE बोर्ड स्टूडेंट्स की बात करें तो कुछ एग्जाम्प्टेड जो आपके चैप्टर्स थे वो हमने हमारे ऑलरेडी चैनल पर उनका कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है, वो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। और जो चैप्टर्स इंक्लूडेड थे आपके टर्म 1 एंड टर्म 2 में वो तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब टाइम है, इट इज़ ऑलरेडी 1 जुलाई। सो आपको अब मॉक प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पढ़ाई जितनी करनी थी आपने कर ली है। एंड अब है कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू विल प्रैक्टिस मोर यू विल गेट एक्यूरेसी इन योर आंसर्स, ठीक है। तो बच्चों अगर हम इस मॉक की बात कर रहे हैं जो CUET ने रिलीज़ किया है केमिस्ट्री के लिए, अगर हम उसको रैंक करते हैं, रैंक इन द सेंस कि इजी था, इजी मॉक है, मॉडरेट है या फिर हॉट्स टाइप ऑफ मॉक है, तो हम सिंपली बोलेंगे इट इज़ अ मॉडरेट टू इजी मॉक। बहुत इजी टू मॉडरेट है, बहुत ऐसे क्वेश्चंस नहीं हैं जिसमें कि बच्चे को ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, ठीक है। तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो जिस बच्चे ने NCERT अच्छे से पढ़ी हुई है उस बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो मॉक है पूरा का पूरा NCERT बेस्ड है। लाइन टू लाइन जिस बच्चे ने NCERT पढ़ा है उसका फॉर श्योर 40 के 40 क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये मॉक अगर आप कर रहे हो तो ये मॉक क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये मॉक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस मॉक से आपको पेपर देने का पैटर्न पता चलता है। दूसरी चीज़, हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर एग्ज़ाम इन द एग्जामिनेशन हॉल, प्लस आपको कितना टाइम मैनेज करना है किस पार्ट के लिए। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शंस पहले ही दे दिए हैं अपने मॉक में, तो वो आप ऑलरेडी रीड आउट करके जाना कि एग्ज़ाम में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं हो, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में हम यही मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। और ये मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है मॉक से भी आपके 4-5 क्वेश्चन उठकर आ जाते हैं, तो मॉक प्रैक्टिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। सीक्वेंस वही फॉलो करेंगे जो उन्होंने दिया है हमको, ठीक है। और कई बच्चों के पास मॉक शायद अब तक डाउनलोड नहीं हो रहा होगा क्योंकि साइट में कुछ क्रैश इश्यूज़ चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म्स डाले हैं इन लैक्स, तो आपको प्रॉब्लम होगी। बट हियर यू कैन एनालाइज द क्वेश्चन एंड आई विल प्रोवाइड यू द सोल्यूशन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस मीनिंग इन ग्रीक इज। जो अमॉर्फस सॉलिड है ये क्वेश्चन कहाँ से बना है बच्चों? सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है जो कि आपका यूनिट 1 है NCERT 12th क्लास का, ठीक है। तो अमॉर्फस सॉलिड में अमॉर्फस का मीनिंग क्या होता है इन ग्रीक? तो बच्चों जो अमॉर्फस होता है इसका मीनिंग होता है एमॉर्फस, मतलब नो फॉर्म, नो फॉर्म, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक पर्टिकुलर फॉर्म देखने को मिलता है, बट अमॉर्फस में नो फॉर्म देखने को मिलता है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, नो रेंज, ब्रेक, शॉर्ट फॉर्म, इस तरीके से वो रिलेट कर जाएंगे। शॉर्ट फॉर्म भी कर सकते हैं बच्चा, लेकिन अगर ए लगा हुआ है तो वो नो फॉर्म में जाएगा। और आपके NCERT में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है ये लाइन, उन्होंने वहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो डायरेक्टली हमारा आंसर सेकेंड ऑप्शन होगा, ठीक है। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको आता है तो करेक्ट होगा, आपको नहीं आता है, अगर आपने नहीं बुक पढ़ी है देन यू विल बी इन लॉस, ओके। सो रीड NCERT। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज बोथ स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ये भी क्वेश्चन कहाँ से है? इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड्स, इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड्स हमने डिस्कस किए थे कहाँ? हमारी जो प्रीवियस क्लास मैंने आपको सॉलिड स्टेट कराया है उसमें मैंने आपको सॉलिड स्टेट में इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड में एग्जैक्ट सेम यही क्वेश्चन दिया है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एंड आई मार्क्ड इट इम्पॉर्टेंट एज वेल, ठीक है।
तो इनमें से कौन सा ऐसा सॉलिड है जो कि बोथ डिफेक्ट शो करता है, फ्रैंकल एज वेल एज स्कॉटकी डिफेक्ट? तो यहाँ पर द ओनली आंसर इज AgBr, क्लियरली एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। और ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी डिस्कस किया है, जहाँ मैंने आपको सॉलिड स्टेट पढ़ाया है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत एक्सेप्शनल चीज़ हो जाती है कि कोई ऐसा सॉलिड है जो कि बोथ डिफेक्ट शो करता है, स्कॉट के एज वेल एज फ्रैंकल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर्स फॉर KCl, MgSO4 एंड K2SO4 रिस्पेक्टिवली। हमको इनका वेंट ऑफ फैक्टर बताना है। तो जब भी वेंट ऑफ फैक्टर बताना होता है, पहले आपको क्या करना होता है, इनको ब्रेकआउट करो आयंस को। तो देखो, अगर KCl को हम ब्रेक करते हैं, इट ब्रेक्स इनटू K प्लस Cl-, ठीक है। अगर हम MgSO4 को ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, Mg2 प्लस SO4 2- आयन। और अगर हम K2SO4 को ब्रेकआउट करते हैं इनटू आयंस तो 2K प्लस आयन मिलेंगे, साथ ही एक SO4 2- आयन मिलेगा। ठीक है, तो अब बच्चों देखो, यहाँ पे KCl में नंबर ऑफ आयंस कितने मिल रहे हैं, 2। MgSO4 में कितने मिल रहे हैं, Mg2 प्लस एंड SO4 2- 2। और यहाँ पे 2K प्लस और एक SO4 2- मतलब 3। तो जितने नंबर ऑफ आयंस मिल रहे हैं वही उसका वेंट ऑफ फैक्टर होगा। तो सीधा 2, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, तो सिक्वेंशियल ऑर्डर में बताना है, पहले KCl, फिर MgSO4, फिर K2SO4। तो सीधा आंसर होगा 2, 2 एंड 3। ऑप्शंस देखो, फर्स्ट में 1, 1, 2 नहीं होगा, 1, 2, 3 भी नहीं होगा, 2, 2, 3, देखो 2, 2, 3। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। देखो, यहाँ पे एक छोटा सा एडवाइस होगा, जहाँ भी मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 आता है और आपको एक भी ऑप्शन में डाउट है, क्योंकि देखो आपको पता है कि नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, बहुत ऑल इंडिया के बच्चे दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस आपको बढ़ाने हैं, ना कि कम करने हैं। और 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं, तो वो 40 क्वेश्चन जो आप कर रहे हो वो परफेक्टली एब्सोल्युटली करेक्ट होने चाहिए, ये आपको मेक श्योर करना है। तो उसके लिए आपको वो 10 क्वेश्चंस छोड़ने हैं जहाँ पे गलती होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। जैसे लिस्ट 1 लिस्ट 2 में अगर एक ऑप्शन भी अगर आपको नहीं आता तो आप उसको छोड़ दो, आप ऐसे क्वेश्चन के लिए जाओ जहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो आंसर सही होने की। ठीक है, क्लियर ये चीज़? तो यहाँ पर देखो, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 मैच करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज बाइनरी सोल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी सोल्यूशन? बाइनरी सोल्यूशन मतलब बाई मतलब 2, बाइनरी सोल्यूशन मतलब 2 कंपोनेंट से मिलकर एक सोल्यूशन बना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अ सोल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज लेस, यहाँ पे ये तो रिलेट ही नहीं कर रहा है। सेकेंड है सोल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी रिलेट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, अ सोल्यूशन दैट कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, ये भी नहीं सूट कर रहा है। लास्टली, सोल्यूशन विथ 2 कंपोनेंट्स इज सूटिंग। तो देखो, फर्स्ट के लिए, ए ऑप्शन के लिए करेक्ट मैच क्या है, फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ए के लिए करेक्ट मैच है फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है ये चीज़? सेकेंड चलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन वो होता है जहाँ पे सेम ऑस्मोटिक प्रेशर देखने को मिले। तो अभी हमने रीड आउट किया था, यहाँ पे लिखा था सोल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब बी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अब देखो, हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, 2 ही ऑप्शन बचे हुए हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन बचा हुआ है और एक थर्ड ऑप्शन बचा है। तो हाइपोटोनिक और सैचुरेटेड में देखें तो सैचुरेटेड का ये क्लियर आंसर है, अ सोल्यूशन दैट कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। तो डी का डायरेक्टली थर्ड आंसर होगा। तो बच्चों सी का तो फिर सीधा फर्स्ट आंसर हो ही जाएगा। देखो, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या है, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर लेस देन होता है किससे, अनदर वन से। तो देखो, ए का 4, बी का 2, डी का थर्ड एंड सी का फर्स्ट। तो देखो यहाँ पे मैच कर लेते हैं, ए का 4 कौन कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन होंगे तो सेकंड, और आपका फोर्थ तो कैंसिल आउट ही हो गया। इनमें ए का 4, बी का 2, सी का 1 होना चाहिए, मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सी का थर्ड पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि सी ऑप्शन है हाइपोटोनिक सोल्यूशन और यहाँ पे सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात हो रही है, तो थर्ड ऑप्शन भी ना हो के फर्स्ट ऑप्शन विल बी अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 4 लिक्विड्स, 4 लिक्विड्स हैं A, B, C and D और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स गिवन हैं। बॉइलिंग पॉइंट रिस्पेक्टिवली दे रखे हैं 170, 100, 200 एंड 30 डिग्री सेल्सियस। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेपर प्रेशर। अब बच्चों बॉइलिंग पॉइंट में और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन है, तो सिंपली मैं बता दूं, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। मान लो आपके पास कोई भी लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, मतलब क्या है, जैसे मान लो उसका 30 डिग्री ही बॉइलिंग पॉइंट है, तो 30 डिग्री पे वो लिक्विड बॉयल होने लगेगा और वो जितनी जल्दी बॉयल होगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। क्लियर है चीज़, मतलब कम बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा वेपर प्रेशर, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम वेपर प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर उतना कम। तो रिलेशन बताना है, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा क्या है हमारे पास 200, जो कि किसका है, सी का। ठीक है, और इसके बाद किसका है, ए का, दैट इज़ 170 डिग्री सेल्सियस। बी का है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस और डी का है हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, देखो डी का, तो वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा। ठीक है, फिर है आपके किसका, बी का, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट उससे ज़्यादा किसका है, बी का। सी डी के कंपैरिजन में बी का ज़्यादा है। ठीक है, डी के कंपैरिजन में बी का ज़्यादा है क्या, बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका वेपर प्रेशर कंपैरेटिवली डी के कम होगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। फिर ए का होगा और सबसे कम वेपर प्रेशर सी का होगा। तो यहाँ पे डी, बी, ए एंड सी, तो ऑप्शन मैच कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा होना चाहिए किसका, डी का, तो सबसे ज़्यादा डी का होगा। हाँ, सबसे ज़्यादा डी का होगा। फिर उसके बाद फिर किसका होगा, बी का होगा। फिर किसका होगा, ए का होगा। फिर किसका होगा, सी का होगा। सबसे कम सी का है, उससे ज़्यादा ए का है, फिर उससे ज़्यादा बी का है, सबसे ज़्यादा डी का है। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, बिल्कुल हमने जो आंसर निकाला है डी बी ए सी, डी बी ए सी, सी का सबसे लोएस्ट है एंड डी का सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, मतलब आपको यही देखना है जितना कम बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर, बिकॉज लिक्विड का जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा हो, क्योंकि जल्दी वेपर्स बनने लगती हैं कम बॉइलिंग पॉइंट पे। लास्टली चलते हैं, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ कॉपर फ्रॉम COO इज़। ठीक है, आपको बताना है कितनी क्वांटिटी में चार्ज रिक्वायर्ड है अगर आपको 1 मोल कॉपर निकालना है, कहाँ से, CO से। तो उसको ब्रेकआउट करते हैं, यहाँ बता देती हूँ मैं, यहाँ बता देती हूँ। चलो COO को अब ब्रेकआउट करो, तो CO2+ आयन में, साथ ही O2- आयन में ब्रेक होगा। कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, Cu 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन कर रहा है, मतलब टोटल इन्वॉल्वमेंट 2 इलेक्ट्रॉन का है। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फराडे चार्ज। ठीक है, 2 फराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ कॉपर। तो हमारा आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। तो अब आप इनको नोट डाउन करो, फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट करो। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारे आगे के क्वेश्चन। सो 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन आर। कौन कौन से फैक्टर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की कंडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। व्हाट इज कंडक्टिविटी, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है उसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा और साथ ही किस पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शंस हमें देखने हैं। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, साथ ही किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं एंड डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा। तो वहाँ आपको ऑप्शन गिवन होंगे, तो बी एंड सी, दीज 2 ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जब आंसरिंग आपको करनी है तो वहाँ पे ऑप्शन है ए में AB, BC, AC, इस तरीके से, तो B एंड C ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज
विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो ये इलेक्ट्रो का हो गया क्वेश्चन, ये आपके काइनेटिक्स से क्वेश्चन है। आपको काइनेटिक्स से जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। यस, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मतलब करेक्ट हम बोल सकते हैं करेक्ट रीज़न है फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट है, इट कैन बी ज़ीरो और फ्रैक्शनल नंबर। यस, आपका ऑर्डर ज़ीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, तो ये भी ठीक है। सी देखते हैं, इट इज़ एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। येस, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी जो है वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन पे एप्लीकेबल है, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स दोनों पे ही एप्लीकेबल है। ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है। लास्ट ऑप्शन क्या, इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। नहीं, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर भी हो सकता है और उससे डिफर भी कर सकता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ना कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिटरमाइंड होता है। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो करेक्ट आंसर जो है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है, तो डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स से ही है। नेक्स्ट है, द पॉसिबिलिटी ऑफ मॉलिक्युलरिटी बीइंग 3 इज़ वेरी रेयर। ठीक है, मतलब ये है कि मॉलिक्युलरिटी 3 होने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि एट अ टाइम एटम्स और मॉलिक्यूल्स का कोलिजन, 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का कोलिजन एट अ टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है, साइमल्टेनियस कोलिजन, इसलिए मॉलिक्युलरिटी 3 बहुत रेयर होती है। तो देखो स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली इज़ वेरी स्मॉल। बहुत कम पॉसिबिलिटी होने के कारण किसकी, कोलिजन की मॉलिक्यूल्स के, वहाँ पे मॉलिक्युलरिटी 3 बहुत रेयर होती है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आपका ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, तो हम इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम योर, ये आता है आपके सरफेस केमिस्ट्री से। ठीक है, एन इमल्शन कैन नॉट बी ब्रोकन बाय, इमल्शन कैन नॉट बी ब्रोकन बाय, तो इमल्शन कैन नॉट बी ब्रोकन बाय, तो ऐसा क्या है जिससे इमल्शन ब्रेक नहीं होता। तो ओनली ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे डी ऑप्शन, एडिंग इमल्सिफाइंग एजेंट, क्योंकि जो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है, इमल्सिफाइंग एजेंट आपका स्टेबलाइज करता है किसको, इमल्शंस को, ना कि ब्रेक करता है। अगर आपने इमल्सिफाइंग एजेंट डाला है तो इमल्शन स्टेबलाइज होगा, ना कि ब्रेक डाउन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा, क्योंकि हीटिंग से, सेंट्रीफ्यूजिंग से, फ्रीजिंग से, इससे क्या होगा, ब्रेकआउट होगा, बट इमल्सिफाइंग एजेंट से स्टेबलाइज होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये कहाँ से, आपके सरफेस से है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब्ड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल इज़ वेरी लो। भाई जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है हाइड्रोजन गैस का ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल, वो वेरी लो क्यों है, क्योंकि वहाँ पे वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। क्या है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग है नहीं, वेरी हाई क्रिटिकल टेम्परेचर का कोई सीन नहीं है, इंटरेक्शन होता है तभी एब्जॉर्प्शन है। तो वहाँ पे रीज़न यही है कि वीक वैन डर वाल्स इंटरेक्शन होते हैं, इसलिए वहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस का एब्जॉर्प्शन है एक्टिवेटेड चारकोल पे वो लो है। ठीक है, तो ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये है क्वेश्चन मेटलर्जी से, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन, वहाँ से क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और जिसको रिएक्शन याद है वही बच्चा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। तो देखते हैं, द मेन रिएक्शन अकरिंग इन द ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट इज, व्हाट इज हेमेटाइट, हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन। ठीक है, हमें उसमें से एक्सट्रैक्शन किसका करना है, आयरन का। तो मेन रिएक्शन क्या होगी इन द ब्लास्ट फर्नेस, वो हमें बतानी है। तो जिसको डायरेक्टली याद है, यहाँ पे Fe2O3 रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं कार्बन, तो वहाँ पे हमें Fe मिल रहा है, साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लिबरेट होगी। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी योर सी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या था, डायरेक्ट क्वेश्चन था कि ब्लास्ट फर्नेस में जो रिएक्शन अकर हो रही है
जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, और आयरन का और कौन सा लिया है, हेमाटाइट, ठीक है। और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिया है उन्होंने, कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट आता है 13th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन अ साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है। अब यहाँ पे जिस बच्चे को स्ट्रक्चर नहीं आता है इसका किसका, साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड का, वो बच्चा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकता। तो फर्स्ट वील ड्रॉ द स्ट्रक्चर, यहाँ बना देती हूँ, ऑक्सीजन, यहाँ आपका फॉस्फोरस, यहाँ फॉस्फोरस, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ फॉस्फोरस, यहाँ फॉस्फोरस, ठीक है। डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन OH, यहाँ पे भी क्या होगा, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन OH, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड OH, ठीक है। आपको नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स बताने हैं, तो गिनो। इस रिंग की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स हो गए आपके, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स। और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड, तो 6 के बाद 7 8 9 10 11 12। अब देखो OH के बीच में और OH के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड है, तो टोटल 15 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। पाई बॉन्ड कितने होंगे, डबल, 3 ही डबल बॉन्ड है तो 3 ही पाई बॉन्ड होंगे, तो पाई बॉन्ड हो जाएंगे 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड रिस्पेक्टिवली बताना, तो सिग्मा पहले मतलब 15 एंड 3, मतलब योर करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी योर सेकेंड ऑप्शन। तो साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है। अनटिल अनलेस यू डोंट नो द स्ट्रक्चर यू वोंट बी एबल टू डिपिक्ट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट से इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने 13 कंप्लीट कर लिया। आप ये क्वेश्चंस और उनके करेक्ट आंसर्स को नोट डाउन करो, फिर हम चलते हैं आगे क्वेश्चंस में। नोट करो। सो स्टूडेंट्स वी विल सी द 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आपको लिस्ट मैच करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट से है आपका ये क्वेश्चन, तो देख लेते हैं। XCO3, XCF4, XCOF4 एंड XCF2, ठीक है, नोबल गैस से क्वेश्चन है, तो इनकी जो क्या है स्ट्रक्चर्स गिवन है, ज्योमेट्री गिवन है, आपको मैच आउट करना है। तो XCO3 एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। XeO3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, ये एक लोन पेयर ऊपर होगा, ठीक है, पिरामिडल शेप होता है इसका। कैसा होगा, पिरामिडल शेप, मतलब फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका, C ऑप्शन बनेगा, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो आपका A है उसका ऑप्शन थर्ड होना चाहिए, A का ऑप्शन क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए। इनको ABCD कर लेते हैं, रुको, विल मैच आउट लाइक दिस, A B C एंड D। ये आपका हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, एंड दिस इज योर थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ, ठीक है। क्लियर है चीज़। अब चलते हैं नेक्स्ट XCF4। XCF4 का बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, स्क्वायर प्लेनर बनता है। दिस आर योर 4 फ्लोरीन्स, एक लोन पेयर ऊपर की तरफ, एक लोन पेयर नीचे की तरफ, इस तरीके से। दिस इज योर स्क्वायर प्लेनर, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बी का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है डी ऑप्शन में, ए का थर्ड एंड बी का सेकंड है, ठीक है। सी देखते हैं, XCOF4 क्या है, XCOF4, तो XCOF4 का क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, देखो ये हो जाएगा आपका F, दिस विल बी F, दिस विल बी F, यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा, स्क्वायर पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर आपका बनेगा। तो देखो ये जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा आपके फोर्थ के साथ, तो सी का फोर्थ। लास्ट से आता है आपका डी, ये तो बहुत ही सिंपल है, XCF2 सीधा सीधा लीनियर है, मतलब ये क्या बनेगा, डी का फर्स्ट ऑप्शन, तो आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। XCF2 को बहुत सीधा सीधा ही बनेगा, देखो XCF, एक लोन पेयर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये लोन पेयर्स हैं, 3 लोन पेयर्स हैं, और ये लीनियर स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज फॉस्फोनिक एसिड इज। 15th क्वेश्चन है, फॉस्फोनिक एसिड क्या है, तो H3PO2 डायरेक्ट आंसर है इसका। जिसने भी पढ़ा हुआ है डायरेक्ट, फॉस्फोनिक एसिड का जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, वो क्या है, H3PO2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट देखते हैं। ऑल PCl बॉन्ड लेंथ्स इन PCl5 मॉलिक्यूल इन द गैसियस स्टेट आर इक्वल। बच्चों PCl5 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, देखो ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये क्या है, ये दोनों तो एक्सियल बॉन्ड्स हैं और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, एंड एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, तो ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑल द 3 NO बॉन्ड लेंथ इन HNO3 आर इक्वल। नहीं, HNO3 में क्या होता है, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन होते हैं, एज वेल एज एक OH से बॉन्ड होता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन OH से होता है, डिफरेंट होता है ये इक्वल नहीं होते हैं बॉन्ड लेंथ, तो ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो एक बार देख लेते हैं। H2SO5, कई बच्चे ये क्वेश्चन गलत करेंगे। H2SO5 में ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का निकालना है, मान लेते हैं X, हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होता है, +X हमें निकालना है। ऑक्सीजन का -2 होता है, इंटू 5 करेंगे, कितना हो जाएगा देखो 2 10, तो 10 पॉजिटिव में 2 माइनस में 8 निकल कर आएगा। तो कई बच्चे बोलेंगे यही इनकरेक्ट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होना चाहिए, बट बच्चों +8 नहीं होता है क्योंकि इसमें ऑक्सी लिंकेज होता है, तो परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 ही करेक्ट है, +6 ही करेक्ट है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्योंकि इस ऑप्शन में क्या है बच्चों, वेट अ मिनट, इस ऑप्शन में क्या है बच्चों कि उन्होंने आपको ट्रिक किया है। H2SO5 में वो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चा कैलकुलेट करेगा +8 आएगा, वो इसको क्या बोल देगा भाई कि ये तो इनकरेक्ट है, ठीक है, वो इनकरेक्ट में मान लेगा, इसको करेक्ट ऑप्शन ही नहीं करेगा, बट ऑक्सी लिंकेज होने की वजह से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट और देख लेते हैं। चेंज इन एंथैल्पी इज पॉजिटिव फॉर द प्रिपरेशन ऑफ SO3 बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। तो बच्चों जो SO3 का प्रिपरेशन होता है बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, तो उसका एंथैल्पी वैल्यू नेगेटिव होता है, ना कि पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नहीं होता है बच्चों, ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा C होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। इन द गिवन रिएक्शन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ MnR, Mn के ऑक्सीडेशन स्टेट बताने हैं, एक Mn ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, तो एक शायद मिसिंग है इन द गिवन रिएक्शन, एक Mn मिसिंग है इसमें से। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन ये कंफर्म करती हूँ, फिर पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक Mn मिसिंग है, शायद क्वेश्चन में मिस आउट हो गया। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग टू एक्टिनॉइड सीरीज। तो देखो बच्चों, थ्यूलियम जो है, थूलियम, ये लैंथेनॉइड सीरीज का एलिमेंट है और यही एक्टिनॉइड सीरीज का पार्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर थूलियम होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से IUPAC नॉमेनक्लेचर से डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, IUPAC ने नेमिंग दिया हुआ है फॉर योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इसमें जो NO2 है, इट इज़ एन एम्बिडेंटेड लिगेंड। क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है, तो ध्यान रखेंगे। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, जिनके पास 2 डोनर एटम्स होते हैं, जिनमें से 1 एट अ टाइम क्या करता है, लोन पे डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, और जो लोन पे डोनेट करता है उसका ही हम लिंकेज शो करते हैं। तो देखो सीधा सीधा है, डायअमीन क्लोरिडो, डायमीन क्लोरिडो, डायमीन क्लोरिडो, डायमीन क्लोरिडो, ये तो कॉमन है। अब बात आती है नाइट्राइटो जो लिगेंड है, नाइट्राइटो भी एकदम कॉमन है। बात आती है लिंकेज की, तो NO2 लिखा हुआ है तो नाइट्रोजन के वाया लिंकेज है, ONO होता तो ऑक्सीजन वाया लिंकेज होता, तो डी ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो ही गया। अब बचते हैं 3। अब प्लैटिनम, प्लैटिनम, प्लैटिनम तीनों में कॉमन है। डिफरेंस क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम निकाल लेते हैं। प्लैटिनम को मान लेते हैं X, अमोनिया का होता है 0, Cl का होता है -1, NO2 का होता है -1, ओवरऑल चार्ज 0, तो X इक्वल्स टू +2। तो देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ है, आपके फर्स्ट ऑप्शन। किसी बच्चे को नहीं नाम लिखना आता तो भी वो बच्चा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। बाकी अगर आप डायरेक्ट नेमिंग करोगे तो आपको क्या करना है, ये न्यूट्रल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है फॉर योर लिगेंड्स। तो देख लो
अमाइन सबसे पहले आता है, फिर क्लोरिडो आता है, फिर नाइट्राइटो आता है, ठीक है। तो जो भी नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं उनको फॉलो करेंगे। जैसे 2 NH3 ग्रुप हैं, 2 NH3 लिगेंड है तो डाई अमाइन लिखेंगे, एक Cl है तो क्लोरिडो लिखेंगे, एक NO2 है तो सिर्फ नाइट्राइटो लिखेंगे, बट लिंकेज ज़रूर मेंशन करेंगे बिकॉज इट इज़ अ एम्बीडेंटेड लिगेंड। और लास्ट में सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन फिगर्स मेंशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था कोई भी न्यूमेरिकल आएगा CUET में, कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल नहीं आएगा बिकॉज लिमिटेड टाइम में वो आपसे 40 क्वेश्चंस करा रहे हैं, और 40 क्वेश्चंस वो करा रहे हैं तो कोई भी लेंदी न्यूमेरिकल आपको नहीं देंगे, इवन दे विल नॉट गिव यू अ कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल, ठीक है, जिसमें लेंदी कैलकुलेशंस हो। देखो द CFSC फॉर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज 8000 सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब डेल्टा T का वैल्यू गिवन है 8000 सेंटीमीटर इनवर्स। The CFSE for octahedral complex for the same metal and ligand will be, वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, अगर octahedral complex होगा तो उसके लिए CFSE बताओ। तो एक डायरेक्ट रिलेशन होता है बच्चों, दैट इज डेल्टा T इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा नॉड, ठीक है। डेल्टा T का वैल्यू गिवन है 8000 सेंटीमीटर इनवर्स, इंटू 9 ऊपर कर दो तो क्या हो जाएगा, इंटू 9 इक्वल्स टू 4 को डिवाइड में ले आओ, 4 डेल्टा नॉट, सीधा सीधा 8000 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 1, 2000 इंटू 9 तो ये हो जाएगा 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स, एंड बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। वेट फॉर अ वाइल में 17 क्वेश्चन कराती हूँ। हाँ बच्चों, अब 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन में हमें एमिन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, तो इसका निकालते हैं। सबसे पहले क्या होगा, MnO4 2 माइनस का, फिर निकालेंगे MnO4 माइनस का, फिर निकालेंगे MnO2 का। इसको मान लेते हैं x, ऑक्सीजन का एक पे ऑक्सीडेशन, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, 4 का इंटू 4 इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज -2, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 प्लस का 8 इक्वल्स टू प्लस का 6, ठीक है। इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x मान लेते हैं, एक ऑक्सीजन का -2, 4 का इंटू 4 इक्वल्स टू -1, ओवरऑल चार्ज तो x इक्वल्स टू -1 प्लस 8 इक्वल्स टू प्लस का 7। MnO2 में निकालेंगे, x मान लेते हैं, एक ऑक्सीजन का -2, 2 का इंटू 2, 0 ओवरऑल चार्ज तो x इक्वल्स टू प्लस का 4। आंसर होना चाहिए +6 +7 एंड +4। तो देखो यहाँ पे +6 नहीं है, ये नहीं होगा, +6 नहीं है, ये भी नहीं होगा, यहाँ +4 है, यस, +6 है, यस, +7 है, यस, ठीक है, ये करेक्ट होगा। +4 +5 +7, +5 तो कहीं आया ही नहीं है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा है तो सीक्वेंस आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का कुछ भी ले लिया, अगर रिस्पेक्टिवली लिखा होता देन आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता +6 +7 एंड +4, ठीक है। तो आप इसको नोट करो, फिर इसके बाद हम देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। नोट करो बच्चों। सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं 21st क्वेश्चन क्या बोलता है। ये भी कोऑर्डिनेशन से ही है, 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं और ये बताना है ये किस टाइप के आइसोमर के एग्जांपल्स हैं। तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे लिगेंड देखना है, SCN NCS, दीज 2 लिगेंड्स आर देयर। ये दोनों ही आपस में क्या हैं, ये एम्बीडेंटेट लिगेंड हैं। कैसे लिगेंड्स हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड, ऐसे लिगेंड्स जिनके पास 2 डोनर एटम्स होते हैं एंड at a time only one atom donates its lone pair to your central metal atom, ठीक है। तो यहाँ पर सल्फर से डोनेशन होगा लोन पेयर का और यहाँ से नाइट्रोजन से डोनेशन हो रहा है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं देखो आपस में सिमिलर हैं, पलाडियम CH6H5 होल ट्वाइस, C6H5 होल ट्वाइस, यहाँ पे SCN, यहाँ NCS, यहाँ पे दोनों ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखने में सिमिलर हैं। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे जो लिगेंड है SCN, यहाँ पे सल्फर से डोनेशन है, यहाँ नाइट्रोजन से, तो ये दोनों ही आपस में लिंकेज आइसोमर्स हैं। कैसे आइसोमर्स हैं, लिंकेज आइसोमर्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका D, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड एनर्जी इज, करेक्ट
क्रिस्टल फील्ड एनर्जी इज, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, छोटे से बड़ा। अब ये बताओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस में ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में या वीक फील्ड लिगेंड में? तो हमें पता है जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा होगी, वीक फील्ड लिगेंड होगा स्प्लिटिंग कम होगी। तो सिंपली लिख लेते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग ज़्यादा, वीक फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग कम। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर हम देखें तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है, इनमें लिगेंड का ही फ़र्क है, यहाँ CN है, यहाँ Cl है, यहाँ NH3 है। तो इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है, CN, देन NH3, देन Cl। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है, CN, देन NH3, देन आपका Cl। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात कर रही हूँ, तो स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा CN में, फिर NH3 में, फिर Cl में। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ स्प्लिटिंग बतानी है। तो सबसे कम स्प्लिटिंग किस में होगी, जो सबसे कम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो देखो सबसे कम स्प्लिटिंग होनी चाहिए Cl लिगेंड जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है। तो किस में प्रेजेंट है, देखो इन दोनों में नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। B और C ऑप्शन में Cl के बाद होनी चाहिए NH3 वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी CN में क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो Cl, NH3 एंड CN, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो C आपका करेक्ट आंसर होगा, जबकि B करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इसमें ज़्यादा होती है और इसमें कम होगी, क्योंकि NH3 इज़ कंपैरेटिवली लेसर स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड देन कंपेयर टू योर CN। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन C होगा। चलते हैं, ये 21st, 22nd, 23rd क्वेश्चन देखते हैं। द रिएजेंट यूज इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज़ करना है। सिंपल हेलोजिनेशन रिएक्शन है, तो बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है हेलोजिनेशन हो रहा है। हेलोजन कौन सा है, Cl का एडिशन है, तो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो यहाँ हेलोजिनेशन हो रहा है, साथ ही Fe के प्रेजेंस में, और कंडीशन कैसी है, डार्क है। तो अब आप खुद सोचो, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, CH3 ग्रुप कैसा होता है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ रिच होगी, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रिच होगी, तो सब्सटीट्यूशन हेलोजन का कहाँ होगा, ऑर्थो एंड पैरा पे होगा। तो देखो यहाँ पे सिर्फ ऑर्थो पे हो रहा है, यहाँ सिर्फ पैरा पे हो रहा है, यहाँ सब्सटीट्यूशन ऑर्थो पे भी हो रहा है, साथ ही पैरा पे भी हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन C होना चाहिए। क्या होना चाहिए, C, जबकि D ऑप्शन नहीं होगा, आपका C ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं 25th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कायरल इन नेचर। किसी भी एटम की जो 4 वैलेंसी हैं, ठीक है, किसी भी एटम की नहीं, कार्बन की जो 4 वैलेंसी हैं, वो चारों वैलेंसी अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल या ग्रुप से सेटिस्फाई होती हैं, उसको हम कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, वो कंपाउंड कायरल इन नेचर होता है। तो ब्रोमोब्यूटेन की बात करो, देखो C और यहाँ Br। ब्रोमोब्यूटेन में अगर इस कार्बन की बात करें तो यहाँ कार्बन, यहाँ ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, तो ये तो कायरल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें 2 ब्रोमोब्यूटेन की, तो देखो 2 ब्रोमो मतलब सेकेंड पोजीशन पे Br आ गया। अब देखो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ Br है, यहाँ इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल और इसके साथ एक हाइड्रोजन है। तो ये भाई चारों वैलेंसी डिफरेंट है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमोब्यूटेन सही आंसर होगा। किसी को लग रहा हो 2 ब्रोमो प्रोपेन हो सकता है, तो यहाँ बता देती हूँ 2 ब्रोमो प्रोपेन क्यों नहीं होगा, C और यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, 2 ब्रोमो प्रोपेन हो गया ना, 3 कार्बन, सेकेंड पे ब्रोमीन, मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है, सेम ग्रुप हो गए। नेक्स्ट है 2 ब्रोमो प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन 2 ब्रोमो, हाँ ये ब्रोमीन है, यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ भी 2 मिथाइल ग्रुप सिमिलर हो गए, तो ये भी नहीं होगा। तो सीधा सीधा आपका B ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चंस आपके मॉक के कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि आपके NTA ने रिलीज़ किए हैं रिसेंटली। तो आज की वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम आपके रेस्ट 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी आप ये 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आपको सॉल्यूशंस बनाने हैं।
बहुत 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 मैं बोल सकती हूँ NCERT बेस्ड आपका मॉक रिलीज़ हुआ है। सो डू स्टडी NCERT, क्योंकि NCERT से ही क्वेश्चन बनेगा। जिसने NCERT पढ़ ली उसके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जहाँ पे हम रेस्ट 25 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे फ्रॉम 26 to 50th क्वेश्चंस। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।